Good morning, students. Welcome in the class 10th. As we all know that we are watching our video of Science 1 of class 10th. In our last video, we have seen our previous chapter, that is chapter number 4, Effects of Electric Current. Now, today we are starting our new chapter, that is chapter number 5, Heat, जिसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं बेटा हिंदी में, है ना। और ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में आप लोग को ज़्यादातर जानकारी इसके पूर्व पिछली कक्षाओं में आपने देखा है कि हीट यानी क्या होता है, और हीट के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी हमने पिछली कक्षा में प्राप्त की हुई है बेटा। इस कक्षा में भी हम लोग हीट के बारे में, 10वीं कक्षा में भी हीट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और हीट क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हीट मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि घर में हमारी मम्मी पानी गर्म करते हुए आप लोग को दिखाई देती है, या फिर कोई सब्जी पकाते हुए, या फिर कुकर में सीटी होती है तो हीट द्वारा ही वाष्प में वो परिवर्तित हो जाती है, अंदर का जो कुकर में डाला हुआ पानी होता है वो भाप में बदल जाता है बेटा। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हीट के द्वारा होती है, ये सब जानकारी आज हम लोग अपने वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभी तक की चर्चा। यहाँ तक जितना पोर्शन आप लोग के पास लिखा हुआ है, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है वो तुरंत लिखना शुरू करें और पढ़ाई करना शुरू करें बेटा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग समझने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी भी चीज़ में पीछे रहें। तो शुरू करते हैं हीट। तो देखिए बेटा, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मतलब हमने पिछली कक्षा में ऊष्मा और उसके हीट ट्रांसफ़र के प्रकार देखे हुए हैं, किस किस प्रकार में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से जाना हुआ है। वी हैव आल्सो परफॉर्म few experiments related to expansion and contraction of solids, liquids and gases। आपको पता है कि 3 तरह के टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन किस तरह से होता है ये हमने पिछली कक्षा में कुछ उदाहरणों द्वारा भी देखा हुआ है। तो वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। तो आज हम लोग एक हीट यानी कि ऊष्मा और तापमान, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर देखेंगे कि ऊष्मा बढ़ाने के बाद किस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है और किस तरह से ऊष्मा कम करने के बाद टेम्परेचर कम होता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले बेटा। तो वी हैव आल्सो सीन हाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मामीटर। मतलब हम लोग को थर्मामीटर का उपयोग करके, तापमापी का उपयोग करके किस तरह से टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता है, कम होता है, ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी है बेटा। थर्मामीटर का और एक उपयोग मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब हमें बुखार आ जाता है तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो थर्मामीटर से ही चेक करते हैं बेटा। आजकल तो कोविड में एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि वो बाहर से ही थर्मामीटर टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। वो मीटर आप लोगों ने हर जगह पे देखा होगा, है ना। ऐसे सर के सामने रखकर एक मशीन की तरह, बंदूक की तरह एक होता है इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम लोग आराम से अपना टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट लाइक लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, dew point, humidity, specific heat capacity, etc. are related to certain phenomena experienced by us in our day-to-day life. Let us learn more about this concept। मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको latent heat of phase transformation आज हम लोग देखने वाले हैं। Anomalous behavior of water देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो भी हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। फिर ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी यहाँ पे दिया गया है, ये भी हम लोग को चर्चा करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी हम लोग को देखनी है। ये सभी चीज़ें हम लोग पानी से रिलेटेड और द्रव से रिलेटेड, ऊष्मा से रिलेटेड, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं और इनके संदर्भ में हम लोग को चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 10वीं कक्षा में आप लोग को पूरा डिस्क्रिप्शन इसके संदर्भ में दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में आप लोग को पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो आज शुरू करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में एक आकृति आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक स्टैंड लगाया हुआ है, स्टैंड में एक थर्मामीटर अटैच किया गया है। थर्मामीटर जिस बीकर में अटैच किया हुआ है, एक ग्लास का बीकर लिया हुआ है बेटा, इसमें कुछ
मतलब हमने यहाँ पे आइस क्यूब्स लिए हुए हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा फ्रीज में जो गर्मी को दिनों में हम लोग नहीं क्या, हाँ, बर्फ़ के टुकड़े रखते हैं, ये आइस क्यूब्स मतलब बर्फ़ के टुकड़े डाले हुए हैं। इसमें नीचे में एक स्टैंड लगाया गया है और स्टैंड के नीचे यहाँ पे एक बीकर बर्नर लगाया है बेटा, और बर्नर से यहाँ पे हीट दी जा रही है। मतलब इस बर्फ़ के टुकड़ों को सबसे पहले तो ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड फॉर्म में है होने के बाद इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि पानी में बदला जा रहा है, और फिर पानी के बाद इसको भाप में भी बदलने की कोशिश हो रही है। तब तक यहाँ पे हीट प्रोसेस शुरू रखनी है बेटा आप लोग को। इस बर्नर में हीट आप लोग को देते रहना है। तो लेटेंट हीट में फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या बोला है, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर। मतलब एक ग्लास बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े लेना है हम लोग को, जैसे कि फिगर 5.1 में आप लोग को यहाँ पे दिखाए गए। इंसर्ट अ बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर इन आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे एक थर्मामीटर इस तरह से अरेंज करिए कि वो आइस में डूब जाए, ठीक है। पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड, मतलब फिर ये जो बीकर है ये एक स्टैंड पर रखना है। एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर, और इस बर्नर को हम लोग को, इस आइस वाले बर्नर को हम लोग को नीचे से हीट यानी कि ऊष्मा देते रहना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट। अब देखिए बेटा, इसमें आप लोग को एक स्टॉप वॉच की भी ज़रूरत आएगी। मतलब यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रख लेना है। जैसे जैसे मिनट को कांटा घूमता जाएगा, वैसे वैसे हर एक मिनट को आप लोग को इस आइस का टेम्परेचर मेजर करते रहना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर मतलब नोट डाउन द टेम्परेचर। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 1 मिनट पे कितना था, फिर 2 मिनट में कितना था, फिर 3 मिनट में कितना था, यहाँ पे ये थर्मामीटर जैसे जैसे ये जो पारा है ऊपर ऊपर चलता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर आप लोग को मेजर करते रहना है। फिर एट द आइस इज हीटेड, मतलब जैसे जैसे ये बर्फ जो है वो गर्म होता जाएगा तो इट स्टार्ट मेल्टिंग, मतलब ये पिघलना शुरू हो जाएगा बेटा, मेल्ट होना शुरू हो गया। स्टीर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, मतलब हम लोग को इसको घोलते रहना है बेटा। स्टीरर से इसको क्या करना है, घोलते रहना है। ये जो मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर है ना, इसको हम लोग को घोलते रहना बेटा, ठीक है। फिर कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, और जैसे जैसे ये जो आइस है मतलब बर्फ़ के टुकड़े हैं वो मेल्ट होते भी जाएंगे, फिर भी हम लोग को इसको हीट देना शुरू ही रखना है। कब तक, जब तक ये पूरी तरह से पिघल कर भाप नहीं बन जाता है, और भाप बनकर ये 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पारा नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोग को इसको गर्म करते ही रहना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, यानी कि हम लोग को एक आलेख यहाँ पे बनाना है जो कि टेम्परेचर और टाइम इन दोनों के बीच में हो। क्या आप लोग ये आलेख देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आप लोग को दिखाना भी चाहूँगा। पेज नंबर 63 पर, यानी कि अगले पेज पर यहाँ पे ये आलेख बताया गया बेटा। देखिए ये ग्राफ आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस ग्राफ में क्या है कि ये जो डिग्री सेल्सियस वाला जो वाई एक्सिस है, यह आप लोग को टेम्परेचर शो कर रहा है बेटा। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहे, उसी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पर टाइम यानी कि इन मिनट्स ये इंक्रीज होता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है बेटा। 2 मिनट, 4 मिनट, 6, 8, 10, 12 इस तरह से टाइम यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आप लोग को दिखाई देगा बेटा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पॉइंट ए से बी तक ए बी रेखा यहाँ पे जो दिख रही है ना, ये आप लोग को आइस और वाटर के बीच में कोई भी मतलब बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब भले ही हमने टाइम शुरू कर दिया है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसलिए वो 0 डिग्री पर ही आप लोग को यहाँ तक एक लाइन ए बी लाइन आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हुई दिखाई देंगी। और जैसे ही 4 मिनट के बाद का समय हुआ, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ थर्मामीटर से आपने मेजर करना चालू कर दिया, तो 6 मिनट पर ये बेटा 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया था। फिर 8 मिनट पर ये 20 डिग्री हो गया था। 10 मिनट पर ये 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 16 मिनट पर ये 40 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 18 मिनट पर ये 70 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तरह से 20 या 24 मिनट तक आप लोग को इसको गर्म करते रहना है। परंतु 100 डिग्री सेल्सियस ये तापमान हो जाने के बाद ये मतलब ये ग्राफ रुक गया है, यहाँ पे रुक गया है, दिखाई दे रहा है। टाइम बढ़ रहे हैं हम, बढ़ ही रहे हैं हमारा 20, 22, 36 मतलब 24, 26, 28, 30 इस तरह से टाइम हम लोग मिनट बढ़ा रहे थे, फिर भी 100 डिग्री के पार ऊपर ये पारा जा नहीं रहा था। और इसी वजह वहाँ
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को मिला वो था बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे वो वेपर में यानी कि भाप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ टेम्परेचर 9 टाइम ग्राफ ऑफ वाटर, जिसमें आइस प्लस वाटर ए बी लाइन हमने देखी, और बी सी लाइन में आप लोग को लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट होता हुआ दिखा, और सी टू डी आप लोग को ये लिक्विड से गैसेस स्टेट में बदलता हुआ आप लोग को दिखाई देगा बेटा। ठीक है, तो ये ग्राफ के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा अब करने वाले हैं। अभी पहुंच जाते हैं हमारे प्रीवियस पेज पर, जिसमें मैं आप लोग को ये ग्राफ किस तरह से बताया गया इसके बारे में संदर्भ में चर्चा करके बताता हूँ। तो यू विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट कम्प्लीटली। मतलब आपने इस ग्राफ में देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो रहा है, मतलब पिघल रहा है। यू विल इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग, जैसे जैसे हम लोग इसको ऊष्मा देते जाएंगे, इवन आफ्टर कन्वर्शन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग एंड रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे इसको हम लोग इस बर्फ़ के टुकड़ों को हीट देते जाएंगे, वैसे वैसे ये आइस जो है यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि आइस वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखेगा, और टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग, और जैसे जैसे ये पानी उबलता मतलब बर्फ़ पानी में पिघलता रहेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और वो 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, और जैसे ही ये 100 डिग्री तक पहुंच गया है ना, यहाँ पे आकृति में आप जैसे देख पा रहे बेटा कि 100 डिग्री तक ये पहुंच गया, तो ये क्या होगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा बेटा। तो द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो पानी जो है, पानी का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट होता है, वो बढ़ता नहीं। टिल ऑल वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, मतलब पूरा का पूरा पानी जब तक भाप नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसी को हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं बेटा। द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन इन द फिगर 5.2, जो कि अभी मैंने आप लोग को ये जो ग्राफ है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा की तरफ। इन दिस ग्राफ लाइन ए बी रिप्रेजेंट कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या आप लोग ने लाइन ए बी देखी हुई है? और एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे जैसे हम लोग बर्फ़ जो है वो पानी में बदल रहा है, फिर भी इसका टेम्परेचर भले ही हीट हम लोग नीचे देते हैं, हम लोग ऊष्मा इसको देना चालू ही रख रहे हैं, फिर भी ये बर्फ़ जो है वो पानी में बदल रहा है, उसमें बिल्कुल भी थर्मामीटर का टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, वो एकदम स्थिर है। इस ए बी के बारे में ही हम लोग को अभी चर्चा करनी है कि जब इसको हीट देने के बाद भी यह टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता और कुछ समय बाद अपने आप ये चालू हो जाता है, वो समय क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि लाइन ए बी रिप्रेजेंट कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, थर्मामीटर आप लोग को बिल्कुल भी टेम्परेचर शो नहीं कर रहा था, समय बढ़ रहा था। व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब आइस को हीट किया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होना शुरू होता है बेटा, एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। द आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांसैक्शन। मतलब जब पानी जो बर्फ़ है वो पानी में बदलता है तो उसमें तापमान स्थिर होता है बेटा, तापमान बिल्कुल भी नहीं बदलता है, परंतु वो जो आइस क्यूब है यानी कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांसैक्शन। इस प्रकार में बर्फ़ से पानी में बदलते समय वो आइस क्यूब्स होते हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल ऑल द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। ये कब तक अवशोषित करती है हीट को ये बर्फ़ के टुकड़े, जब तक पूरा का पूरा बर्फ़ पानी में बदल ना जाए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पेज नंबर 63 की तरफ। पेज नंबर 63 में आप लोग को यहाँ पे बताया गया है द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। देखिए, हम लोग ए बी की ही चर्चा कर रहे हैं। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, मतलब इसमें ये ट्रांजिशन में क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। दिस कांस्टेंट टेम्परेचर at which the ice converts into water is called melting point of ice। मतलब अगर आप लोग को परीक्षा में पूछा गया कि what is meant by melting point of ice, then you can write down
द टेम्परेचर एट विच, मतलब ऐसा एक तापमान कि जहाँ पर आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, बर्फ पानी में बदल जाता है, पानी में रूपांतरित हो जाता है, उस क्रिया को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहते हैं। मतलब बर्फ के टुकड़े का मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेटा। दस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज to liquid the object absorb heat energy but its temperature does not increase। मतलब इसमें आप लोग को ये बोला गया है कि जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है और हीट एब्जॉर्ब होती है उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदलता, यानी कि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदलता। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब इस क्रिया में क्या हो रहा है कि जब बर्फ के टुकड़े पानी में बदल रहे थे तो बर्फ में जो बॉन्ड होता है एक दूसरे से, आइटम्स और मॉलिक्यूल्स को जुड़े हुए जो बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, उन बॉन्ड्स को तोड़कर वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, यानी कि वो आराम से पानी में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड फेज। द हीट एनर्जी absorbed at constant temperature during the transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion। मतलब इस क्रिया में जब हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, मतलब यहाँ पे देखिए किसी एक टेम्परेचर पर जब ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है और जिसमें सॉलिड का रूपांतरण लिक्विड में होता है यानी कि बर्फ का रूपांतरण पानी में होता है, इस क्रिया को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके परफेक्ट डेफिनेशन की तरफ। इसमें आप लोग को स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आप लोग को यह बताया गया है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पानी के बारे में ही नहीं बता रहा है, ये पानी के अलावा और अन्य कोई पदार्थ है या तत्व हैं उनके बारे में भी आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पे कोई सब्सटेंसेस यहाँ पे दिया गया बेटा, वाटर या फिर आइस या फिर कॉपर, एथाइल अल्कोहल, गोल्ड, सिल्वर और लीड, ये ऐसे कुछ तत्व हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही अलग होता है। जैसे कि 0 पॉइंट है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वाटर का। तो उसी तरह कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, लीड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही अलग अलग है और इसमें स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इनका अलग अलग होता है। यह आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ हम लोग लेकर चलेंगे, कि गोल्ड ले लेते हैं या सिल्वर, इनको गर्म कर रहे हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा कि जिसमें उसका यूनिट मास जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा बेटा, सॉलिड फेज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फेज। इस क्रिया को हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में चर्चा की गई है कि जब कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसको हम लोग इसी स्पेसिफिक एक टेम्परेचर पर और यूनिट मास उसका कन्वर्ट होता है बेटा, उस क्रिया को हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो once all the ice is transformed into water, the temperature of water start rising। मतलब अब हम लोग BC ये जो रेखा है, लाइन है, इसके बारे में चर्चा करने वाले इस पैरा में। इसमें बेटा आप लोग को बताया गया है कि वाटर जो है जैसे जैसे आइस जो है, बर्फ जो है वो पानी में बदल गया है, तो जैसे जैसे हम लोग इसको हीट देते जा रहे हैं तो वो पानी गर्म होता जाएगा बेटा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये ग्राफ इस तरह से आप लोग को दिखाई देगा। तो इट इंक्रीजेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो लाइन BC इन अ ग्राफ रिप्रेजेंट राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो BC लाइन है ये आप लोग को बता रही है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस तरह से आप लोग को ग्राफ मिलता जाएगा। देयर आफ्टर इवन दो हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू वाटर इट टेम्परेचर डज नॉट राइज। और 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद जितनी भी आप लोग इसको हीट देंगे उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाएगा बेटा। ठीक है, द टेम्परेचर डज नॉट राइज, द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय वाटर एट दिस टेम्परेचर। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, दोबारा हीट एब्जॉर्ब की जा रही है
क्यू एब्जॉर्ब की जा रही है एंड यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। ये क्यों हीट एब्जॉर्ब की जा रही है बेटा? क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना लिक्विड के, वो बॉन्ड्स भी टूट जाए, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाए और उन बॉन्ड्स को तोड़कर वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। Thus, during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change। और जब 100 डिग्री के ऊपर तब तापमान हमारा बढ़ गया है, तब क्या होता है बेटा कि लिक्विड फेज और गैस फेज, लिक्विड फेज गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा को अवशोषित की जाता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदलता। टेम्परेचर डज नॉट चेंज। The constant temperature at which the liquid transform into gaseous state is called the boiling point of the liquid। देखिए बेटा, अब थोड़ी देर पहले हमने melting point of ice देखा हुआ था, आज अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे boiling point of the liquid। boiling point of liquid यानी कि इसकी definition क्या है कि जब the temperature at which liquid transform into gaseous state, मतलब कोई द्रव गैसियस अवस्था में परिवर्तित होता है, मतलब जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, इस क्रिया को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। The heat energy absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called the latent heat of vaporization। और इस समय यह टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, जब वो लिक्विड वेपर मतलब वाटर वेपर में बदल रहा था, भाप में बदल रहा था, तब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है पूरा का पूरा, उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, ये मैं पढ़ के बताता हूँ। ये डेफिनेशन आप लोग को याद रखनी है बेटा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किसी एक स्थिर तापमान पर जब किसी ऊष्मा ऊर्जा को एब्जॉर्ब अवशोषित किया जाता है बेटा बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज। मतलब टेम्परेचर एक कांस्टेंट 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब लिक्विड यानी कि पानी जो है वो पूरी तरह भाप यानी कि गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, उस क्रिया को हम लोग स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। देखिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी देखा है हमने और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी देखा हुआ है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जैसे कैसे यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, हर एक के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। और द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द लेटेंट हीट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन इन द टेबल। तो लेटेंट हीट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पे आप लोग को दर्शाया गया है, बताया गया बेटा। तो इसके बारे में आप लोग इस तालिका को, टेबल को देखकर इसमें चर्चा करिए, इसको जानने की कोशिश करिए, ठीक है। और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये भी आप लोग को याद रखना है बेटा। अगले वीडियो में हम लोग रेगुलेशन, ये पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। रेगुलेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ये सब हम लोग देखेंगे, परंतु उससे पूर्व मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है ये आप लोग को समझ में आया है और इसको समझने की आप लोग की कोशिश करनी है, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करनी है ताकि ये पोर्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि परीक्षा में इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं बेटा। मार्च के बाद जो परीक्षा होती है अक्टूबर में, उसमें भी आप लोग को ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग को हर एक प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।